पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, कल भी वही घटना सबसे बड़ी प्रमुख खबर थी और आज भी पीएमसीएच का मुद्दा हाईलाइट मोड में है। मतलब बिहार में और अब तो देशव्यापी मुद्दा बनते जा रहा है पीएमसीएच में जो दलित बच्ची की मृत्यु होती है। उस मामले में तमाम घटनाक्रम हुए हैं जो हम लोग न्यूज हाट पर लगातार खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन सर, ये पीएमसीएच वाले मुद्दे से अब बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े लोग अब इस पूरे मुद्दे में आते जा रहे हैं। देखिए, सब कोई जैसे आज ही कि पीएमसीएच का मुद्दा सागर जी अभी आप कह रहे थे, कल भी हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था, अपने दर्शकों के सामने रखा था, लेकिन आखिर में रखा था। और आज कार्यक्रम के शुरुआत में हम लोग इस खबर को आपके सामने रखने जा रहे हैं। और शुरुआत में हम इसलिए रख रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की है। हम सियासी चीज़ों पर भी आएंगे, लेकिन कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ है और जागे हैं नींद से। कौन? मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री, विभाग और जो तमाम अधिकारी हैं, वह कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई में 2 लोगों पे गाज है। एक तो पीएमसीएच के हैं प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत, जिनका बाइट हम लोग उस दिन ले रहे थे, दिखा रहे थे आप। तो एक उनका हो गया। और दूसरा है एसकेएमसीएच की प्रभारी हैं डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है। अब देखिए मामला मुजफ्फरपुर का, बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, समझे, ये मतलब कहना बड़ी कठिनाई हो रही है कहने में कि किस तरीके से दरिंदों ने उसको कहे कि नोच डाला। दुष्कर्म हुआ उस बच्ची के साथ और साथ ही धारदार हथियार से पूरे शरीर को छत बिछत कर दिया गया। देखिए, वो दरिंदा तो थे ही जो बलात्कारी हैं, लेकिन उससे बड़ा अगर कहें दोषी और निर्दयी अगर कोई साबित हुआ इस मामले में, तो एसकेएमसीएच भी कह सकते, कार्रवाई भी हुई। और पीएमसीएच जो काला चेहरा निकल कर सामने आ रहा है वो पीएमसीएच का ही निकल कर आ रहा है। एकदम। लेकिन सर, सवाल अभी भी वही है, पीएमसीएच के सर्वे सर्वा कौन है और कार्रवाई किस पर हुई है? सवाल यही सबसे बड़ा सबको उठा रहा है कि सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर क्यों नहीं, क्यों ये प्रभारी उपाधीक्षक? हाँ, ये है। मतलब समझ रहे हैं ना, छोटी मछली पे कार्रवाई, बड़ी मछली वैसी ही है। आखिर उपाधीक्षक नहीं, जो प्रभारी, आप उन पर कार्रवाई करते हैं और जो अधीक्षक हैं, सर्वे सर्वा हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल के घेरे में है। और विभाग और सरकार दोनों से ये सवाल है हमारा कि छोटी मछली पे तो आपने हाथ डाल दिया, बड़ी मछली को क्यों बकस दिया? ये सवाल अभी भी बाकी है। न्यूज हाट का सीधा सवाल है सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, क्योंकि सबसे पहले न्यूज हाट ने ही ये सवाल उठाया था। कैंपस में जाकर हम लोगों ने लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। सवाल सीधा है कि आईएस ठाकुर कब सस्पेंड होंगे। ठीक है, अब तो सरकार को तय करना है कि कब सस्पेंड होंगे, क्या कार्रवाई होगी, ये सरकार को तय करना है, विभाग को तय करना है। लेकिन सवाल के घेरे में ठाकुर जी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस यही इतनी ही कार्रवाई से बात बन गई है। लेकिन सर, मंगल पांडे कह रहे हैं कि 15 दिन में स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी, कठोरतम सजा दिलवाई जाएगी। तो चलिए 15 दिन धैर्य रखिए, देखिए, इंतजार कीजिए। दर्शक जो हैं, बिहार की जो जनता है, वो इंतजार करेगी इसके लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि हम टीम बनाए हैं, जांच कर रहे हैं। तो दिस दैट से नहीं होगा, एकदम एक्शन। और हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कल बड़ी डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बनाए हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कमेटी आप या तो सर्वदलीय बनाइए जिसमें सभी दलों के लोग रहें, या फिर जुडिशरी की एक कमेटी बनाइए। आप अपने से कमेटी बनाकर ऐसा लिपापोती मत कीजिए। लेकिन कांग्रेस को भी धैर्य रखना पड़ेगा, राजेश जी को भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा।
अगर मंत्री कह रहे हैं, मंगल पांडे कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि यही कमेटी, जो कमेटी बनी है, जांच कर रही है, अगर यही कमेटी अगर उचित निर्णय ले और जो दोषी हैं वाकई में उन पर कार्रवाई हो, तब फिर सर्वदलीय की जरूरत नहीं होगी। तो 15, इसलिए कह रहे हैं 15 दिन, मंत्री कह रहे हैं मंगल पांडे जी, तो 15 दिन का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि और कल हमने कहा भी था कि देखिए पीएमसीएच बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है और बहुत उम्मीदें हैं, और यह जरूर है, फिर हम आज कह रहे हैं, यह जरूर है सागर जी कि कुछ न कुछ बड़ी साजिश है। बड़ी साजिश ये है, और हम इसलिए बड़ी साजिश की बात कह रहे हैं कि आखिर पीएमसीएच को खूंखार किसने बनाया? क्या पीएमसीएच में प्रतिभाएं नहीं है? एक से एक प्रतिभा है, एक डॉक्टर हैं और सर वहां के डॉक्टर तक परेशान हैं। डॉक्टर तो आखिर है ना, कुछ तो है जो सरकार की छवि को खराब करना चाह रहा है, जो धूमिल करना चाह रहा है। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाली संस्थान को कोई बदनाम अगर करना चाह रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। तेजस्वी यादव अब तो पीएमसीएच ही नहीं, आईजीएमएस पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं बेडें बेची जा रही। हाँ, ये बड़ा आरोप है तेजस्वी यादव का, बड़ा आरोप है कि मंत्री के पीए जो है पैसा लेकर बेड उपलब्ध करवाते हैं आईजीएमएस में भी गड़बड़ी है। तमाम जो बिहार में सरकारी अस्पताल हैं उनमें गड़बड़ी है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और सबसे बड़ी बात देखिए, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, और विपक्ष का नेता के तरफ से अगर कुछ सवाल उठता है तो सरकार को सकारात्मक, मंत्री जो अभी वर्तमान में हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और इस विषय की जांच करानी चाहिए कि सही में क्या इस तरीके से बेड बेचने का खेल चल रहा है। बहुत गड़बड़ी है। कई दफ़े होता है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कई दफ़े होता है कि जब आप बड़ी शख्सियत के साथ रहते हैं, बड़े लोग के साथ रहते हैं, तो उनके नाम का दुरुपयोग होता है। तो तेजस्वी यादव अगर इस बात को रख रहे हैं तो उनको इस बात की मतलब गंभीरता से इस बात को लेनी चाहिए और इस बात की जांच होनी चाहिए। और अगर ऐसा जांच में निकलता है तो फिर उसी बात की पुष्टि हो रही है कि कुछ बड़ी साजिश है, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। यह है सर, तेजस्वी यादव को अगर ये पहले से पता था तो मतलब अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? और अगर पता है तो उसके कुछ पुख्ता अगर सबूत हैं तो उसको रखना चाहिए सामने में। वो बार बार डीके टैक्स की भी बात करते हैं, आईजीएमएस की बात करते हैं, पीएमसीएच की बात करते हैं, तो क्या नेता प्रतिपक्ष का केवल और केवल दायित्व है कि वह सवाल उठाएं? नहीं, सवाल उठाने का दायित्व तो उनको है। अब रहा प्रमाण की बात, तो प्रमाण चाहिए। हाँ, तो अब ये अब मुझे लगता है कि जो भी संबंधित अफसर हैं, मंत्री हैं विभाग के, उनको तेजस्वी यादव से यह सवाल करना चाहिए कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो इसके प्रमाण क्या हैं। अगर सिर्फ आरोप है तब सरकार की छवि पर उंगली उठाने की कोशिश है, धूमिल करने की कोशिश है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। नहीं, अगर सागर जी, अगर मान लीजिए सिर्फ ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है और तेजस्वी यादव अगर प्रमाण रखते हैं तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी साजिश है। नहीं, विपक्ष पूरा एक्शन मोड में है सर। चाहे आप बात कर लीजिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया पीएमसीएच के मुद्दे पर, मायावती बोल रही हैं उस मुद्दे पर, राजेश राम और तेजस्वी यादव मिलने चले जाते हैं कुढ़नी, और कुढ़नी में सर उसके बाद से भी और घटनाएं हुई हैं, केवल वही एक कुढ़नी वाली घटना नहीं रह गई है, और भी कई घटनाएं इस प्रकार के निकल कर सामने आ रही है। मतलब क्या लग रहा है कि सरकार की छवि अब धीरे धीरे और खराब करने की दिशा में यह कदम आगे बढ़ रहा है? इसका बिहार के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए, बिहार में यह तो हकीकत है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ठीक है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, गोलियां, पटना के पिछले दिन जितनी घटनाएं हुई हैं और इस तरह की आपको दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं, वो कई घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पाती हैं, कई घटनाएं प्रकाश में आ जाती हैं। जैसे मुजफ्फरपुर वाला मामला, अगर चूँकि आप उसको कवर कर रहे थे पीएमसीएच में, अगर वह बच्ची पीएमसीएच नहीं आती तो आज यह नेशनल मुद्दा नहीं बनता। और अगर नहीं दिखाते, या और वहाँ पे जो लोग थे हम लोग एकजुट होकर नहीं दिखाते, मीडिया अगर इस खबर को नहीं दिखाती तो दब जाता है। हाँ, दब जाता। हालांकि बच्ची बची नहीं, दुख की बात है,
उसको मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बचाने में पूरा समाज जो है विफल रहा। अच्छा, मायावती का आप जिक्र कर रहे थे। मायावती ने नीतीश सरकार को घेरा है और एक लाइन आप मायावती की आप समझ लीजिए और कितना बड़ा सवाल जो है मायावती कर रही है। मायावती कह रही हैं कि बिहार अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा। तो इसमें आशा भी है और निराशा भी है। मतलब नीतीश सरकार से उम्मीदें भी हैं। मायावती जो कह रही हैं कि बिहार अब नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा, ठीक है। लेकिन मायावती एक और बात कहती है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रही हैं बिहार पर, और वही जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरह के जो दुष्कर्म वाले जो केस मामले जो बढ़ रहे हैं उसकी तरफ वो इशारा कर रही हैं। लेकिन बड़ा लाल घेरा जो है बिहार को घेर दी है कि अब कब बदलेगा बिहार। भाजपा का रिएक्शन आया है। मैं इंटरव्यू कर रहा था मनीष पांडे जी का, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस या और कोई जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 5 घंटे भर्ती रही, तो उन्होंने कहा कि हालांकि 5 घंटे तो नहीं वहां पर ऐसा हुआ, 2 घंटे लेट से भर्ती हुई। 5 घंटे अगर वो लोग कह रहे हैं तो क्या राजेश राम के परिवार के कोई लोग 5 घंटे तक वहां भर्ती नहीं होता तब पर भी वो उसको लेकर वहां खड़े रहते कि प्राइवेट में ले आकर भर्ती कराते? तो बच्ची के मरने में जिम्मेवारी कांग्रेस की भी है, ऐसा कह रहे हैं भाजपा के लोग। ये तो देखिए, ये तो कुतर्क है। अब ये बीजेपी सरकार में है तो ये कुतर्क हो गया। मनीष पांडे बताए ना, वो कह रहे हैं, तो मनीष जी आपको बता रहे हैं कि आप इसको ऐसे कैसे आप जस्टिफाई कर दीजिएगा कि राजेश राम के घर का कोई रहता तो राजेश राम क्या करते? क्या पीएमसीएच में खड़े रहते? राजेश राम तो पीएमसीएच में खड़े रहे उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए, वह जो तड़प रही थी उसके लिए। तो ये तर्क नहीं है। आप सरकार में हैं, व्यवस्था आपके हाथ में है, आपके जिम्मे में है, तो आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि राजेश राम क्या करते। राजेश राम के यहाँ भगवान न करे कि इस तरह की घटना हो, या किसी के परिवार में, समाज में इस तरह की घटना हो, लेकिन ये इस तर्क को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि वो राजेश राम क्या करते। राजेश राम को जो करना था एक राजनेता के तौर पर, विपक्ष के तौर पे, उन्होंने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है वहाँ पर पीएमसीएच में। और ये बीजेपी का कुतर्क है, ये तर्क नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब हाँ, इसी मसले पे असित नाथ तिवारी, तेज तरार प्रवक्ता, हालांकि कांग्रेस से वो आए थे और बीजेपी में चंद दिन ठहरे फिर चले गए, लेकिन असित नाथ तिवारी का जो मुद्दा है वो दिल को छूने वाला मुद्दा है। भावुक हो गए, रोने लगे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रोने लगे, वो दोनों मिलकर रो रहे थे। अरे भाई, असित नाथ तिवारी क्या कह रहे थे? संजय जायसवाल जो जिन्हें जो पोस्ट किया उसी को वो ये कह रहे थे। आखिर संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम उस कॉलेज से पढ़े हैं, वहां से, उनको भी इस बात का दर्द। दबाव, दबाव एकदम स्पष्ट दबाव है। आगे बढ़ते हैं सर। पीएमसीएच का जो मुद्दा है, इसको लेकर हम एक संस्थागत तौर पर न्यूज़ हाट एक जिम्मेवार संस्था होने के नाते अपनी जो भूमिका है उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों से बराबरी का सवाल हम लोग पूछ रहे हैं और एक एक मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के तमाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी अभी खूब चर्चाएं हैं। एक चिराग पासवान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आ गया है सर, क्या है वो बयान और क्या मैटर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कल बयान दिया, परसों मीसा भारती बोली थी, राय मसवीरा, मीसा भारती कही थी कि इसमें दिक्कत क्या है, चिराग पासवान इस्तीफा दे दे सांसद पद से भी और मंत्री पद से भी और चुनाव लड़े। और मीसा भारती बोली थी कि विपक्ष की भी यही पुकार है। जैसे कार्यकर्ता की पुकार की बात हो रही थी तो बोले कि विपक्ष की भी यही पुकार है, पुकार चिराग पासवान आई। हाँ, ये हो गया। लेकिन मीसा के सजेशन को जो है धज्जी उड़ाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। हाँ, और गुरु ज्ञान दिया है चिराग पासवान को उपेंद्र कुशवाहा ने। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एकदम चुनाव लड़ना चाहिए चिराग पासवान को और इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है, यह कहा है चिराग पासवान को उपेंद्र कुशवाहा ने। तो गुरु ज्ञान दे दिए। अब देखिए, एनडीए में जो अभी खेल चल रहा है, रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री पिछले दिन पटना आए थे और उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग आने नहीं देंगे चिराग पासवान को।
आने की जरूरत नहीं है चिराग पासवान को बिहार में। हमारी पार्टी, अठावले ने कहा था कि हमारी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन हम नीतीश का कंधा मजबूत करने के लिए, हाथ मजबूत करने के लिए बिहार आएंगे, एनडीए की सरकार बनाने के लिए आएंगे, यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन चिराग को बिहार आने की जरूरत नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा यह बात कह रहे हैं कि नहीं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए। तो ये तो गुरु ज्ञान हो गया। अब पता नहीं कितना असर होगा इस गुरु ज्ञान का चिराग पर। टेक्निकलिटी क्या है, मतलब जरूरी है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कि उनको छोड़ना पड़ेगा? नहीं है, नहीं है, तकनीकी रूप से ये कोई ज़रूरत नहीं है। जीतते हैं तब फिर बात की बात होगी, जो वो फिर विधायक रहेंगे कि सांसद रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। तो ये तकनीकी रूप से तो मुझे लगता है कि उसी लिहाज से कह रहे होंगे उपेंद्र कुशवाहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बात हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की, तो एक सवाल मैं ले लेता हूँ। एक प्रवक्ता थे उनके पार्टी के, आरएलएम के, हेमंत, इंजीनियर हेमंत, तो उन्होंने कल एक बातचीत के दौरान एक बयान दिया है कि उपेंद्र, अब तो वो कांग्रेस में है इंजीनियर हेमंत, तो वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो स्थिति है, जो उनके साथ काराकाट में हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम तक नहीं लिया, तो अब हालात एनडीए में उनका वो है कि 4 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाला नहीं है। बहुत, हेमंत जी को तो पहले ही सब मालूम है, इसीलिए लगता है छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। खैर, हेमंत चूंकि रहे हैं साथ में, तो कुछ तो, अब इतनी जानकारी तो नहीं होगी, लेकिन कुछ तो हिंट जरूर होगा। एक बात है कि उपेंद्र कुशवाहा भी कंफ्यूज हैं कि उनको आखिर कितनी सीटें मिलेंगी। सीटें तो मिलेंगी, लेकिन संख्या को लेकर के कंफ्यूजन उनके मन में भी है। की भी डिमांड है। मंत्रालय तो जीतेंगे तब ना, मंत्रालय केंद्र में मंत्री बनने की। अब केंद्र में चूंकि वहाँ राज्यसभा में से सांसद हैं, तो इच्छा तो होगी ही कि मंत्री बन जाए। अच्छा, ये बाद में बात करेंगे, हम लोग बताएंगे कि आखिर कौन कौन है इस तरीके के जिनकी इच्छा जो है। आपको लगता है कि मतलब 4 सीटों तक समेट दिया जाएगा? हो सकता है, बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं है, हो सकता है, इसीलिए ताकत दिखा रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, पिछले दिन शाहबाद में प्रधानमंत्री के आने से पहले उनकी सभा हुई थी, अब 8 जून को मुजफ्फरपुर में सभा होने वाली है। अगर ताकत दिखा देंगे तो संख्या बढ़ भी सकती है। इनका नाम नहीं लेते हैं मंच से, मतलब कोई रणनीति था या मतलब ऐसे मिस्टेक हो गया होगा? मिस्टेक से गड़बड़ी नहीं होता है, तो मिस्टेक से गड़बड़ी इसको मानिए। उपेंद्र कुशवाहा को अगर इतना ये करना रहता तो बीजेपी अपने सीट से राज्यसभा क्यों भेजती? ऐसा नहीं है, मिस्टेक से गलती, तो मिस्टेक से गलती है, मिस्टेक से मिस्टेक हो गया है। चलिए अब उपेंद्र कुशवाहा लेकिन लगे हुए हैं कि दहाई पार कर जाए सीट में। हम अभी तो यही दिख रहा है, और इस बीच में कुछ इस तरह दिखा दें ताकत, रहेंगे ना एनडीए में, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ? एनडीए नहीं, अभी जो सीन है उसमें बहुत तो नहीं कुछ ऐसा बन रहा है, दिख रहा है। एनडीए में ही रहेंगे, सीट को लेकर के है, और इसीलिए अपने को मजबूत कर रहे हैं, कार्यक्रम में है ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से तेज प्रताप के मुद्दे पर घुमा दिया। देखिए, तेज प्रताप के मुद्दे पर घुमाया ऐसे समझिए, जो तेज प्रताप के खिलाफ में जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जो कार्रवाई की, तेज प्रताप ने जिस तरीके से अपने मोहब्बत का इजहार किया, और कार्रवाई, परिवार से अलग होना, बेदखल होना, इसके बाद फिर तेज प्रताप का भावुक पोस्ट करना और निष्ठुर हो जाना तेजस्वी यादव का, उससे जो तेजस्वी ने जो एक बात कही जयचंद पर, इस पर उन्हें कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला किया है वह उचित है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो फैसला किया है उसमें बिहार की भलाई छिपी हुई है। तो इस बात को लोग मथ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कहना क्या चाह रहे हैं। बिहार की भलाई और तेज प्रताप प्रकरण, ये दोनों, ये सवाल वाकई में हम लोगों के मन में भी ये एकदम नाच रही है यह बात कि आखिर तेजस्वी यादव क्या कहना चाह रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव के शब्द ये परिपक्व हैं, क्या है, या फिर भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है?
तेज प्रताप की वाकई में सियासत में कह सकते हैं राजद की राजनीति से उनका अब सफाया हो गया है। 6 साल नहीं, अब समझिए कि उनकी वापसी नहीं होगी। इन सब चीज़ों को अगर गौर करते हैं तो तेजस्वी यादव की बात में वजन है और बड़ा इशारा है। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं ना सागर जी कि अभी तो महाभारत शुरू है, अभी कई एपिसोड आने बाकी हैं आरजेडी के, और तो उसी में से एक एपिसोड यह था। तो क्या तेज प्रताप यादव अब बिहार के राजनीति के लिए ये मतलब ठीक नहीं बैठ रहे हैं? क्या राजद ही एकमात्र विकल्प थी उनका? तो और भी कई संस्था चलता था, उसके माध्यम से भी वो राजनीति कर सकते हैं। हाँ देखिए, कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको करने नहीं दी जाएगी राजनीति, करनी नहीं दी जाएगी राजनीति, हमको ऐसा लग रहा है। और कहा है कि मतलब मैं सारथी हूँ, अर्जुन मेरा तेजस्वी है, पोस्ट भी किया था उन्होंने। कहाँ असर पड़ा तेजस्वी पर? कोई असर नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि, उन्होंने जो किया अच्छा किया, बिहार की भलाई के लिए किया, बिहार की भलाई के लिए किया। ये सब हम फिर रिपीट कर रहे हैं। और ये शब्द जो है आरजेडी की दिशा क्या होगी, तेज प्रताप का क्या होगा, उसको बताने के लिए काफ़ी है, इसको व्याख्या करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम टॉपिक है सर, ओवैसी की पार्टी से। और कुछ दिन पहले तक तो ओवैसी की पार्टी के लोग कहते थे कि मतलब महागठबंधन हम जाना चाहते हैं, लेकिन अब दावा कर दिया गया कि बातचीत चल रही। देखिए, बातचीत उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, जो उनके ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा है, पहले था कि हम तो गुहार लगा रहे हैं, अगर आएंगे तो साथ हैं, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि मोदी को हराना है, नीतीश को हराना है। अब जो है लग रहा है कि उनकी गुहार, ओवैसी की गुहार सुन ली गई है, और जैसा कह रहे हैं अख्तरुल साहब, तो इसका मतलब वाकई में अंदर खाने बात चल रही है। हाँ, तो ये समझ लीजिए आप कि उसके पीछे भी राजनीति है, और राजनीति यही है कि जो कोसी का जो इलाका है, जो अररिया किशनगंज का इलाका है, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, इन सब का जो इलाका है, वहाँ पर जो मुस्लिम वोट हैं उसको बचाने की जुगत कह सकते हैं, अगर इनकी एंट्री हो जाती है तो। लेकिन जिस तरीके से सौगंध पिछले दिन ओवैसी साहब, ओवैसी आए थे, और जिस तरीके से उन्होंने सौगंध खाई है, कसम खाई थी कि हम 4 के बदला 40 ये करेंगे, तो उस लिहाज से हमको लगता है कि इसका असर हुआ है महागठबंधन पर, अगर कह रहे हैं कि बात हमारी हो रही है तो। मतलब सर, जो वोटों को पोलराइज की बात मतलब आप कह रहे हैं, तो जिस प्रकार ओवैसी का पिछले दिनों का मूवमेंट दिखा है, जिस प्रकार का रिएक्शंस दिखे हैं, और विदेश में जाकर किस प्रकार दहाड़ रहे हैं ओवैसी, तो इस वजह से भी क्या महागठबंधन परेशान है? दबाव तो है ही ना सागर जी, दबाव तो है, और वाकई देखिए दबाव दूतरफा है ना। प्रशांत किशोर की भी नज़र मुस्लिम पर ये हो गई, तीसरी नज़र भी अब उस पर लग रही है आम आदमी पार्टी की, किशनगंज से यात्रा जो निकलने वाली है उनकी, आपकी, तो आप समझ रहे हैं ना कि नज़र सबकी मुस्लिम वोट पर है। तो वैसे में महागठबंधन की जरूरी ये कोशिश होगी कि हम ओवैसी को मिला लें, तो तब दो तरफा मतलब युद्ध होगा, एक पक्ष तो हट जाएगा ना, तब फिर लड़ाई कहाँ चली जाएगी? लड़ाई चली जाएगी आपको, मान लीजिए ठीक है, केजरीवाल की पार्टी अगर कुछ कुश्ती करे तो नहीं। चलिए, तो इस बार का राजनीति जो है बड़ा रोमांचक होने वाला है, और बड़े बदलाव, मतलब जो परंपरागत राजनीति होती है उससे अलग राजनीति इस बार देखने को मिलेगी। हाँ, मिलेगी ही नहीं। देखिए, देश को मिलेगी, हम कह रहे हैं कि देश को नई दिशा मिलेगी। वैसे भी बिहार की जो राजनीति रही है उससे कुछ न कुछ देश को नया मिलता रहा है, तो फिर कुछ नया होगा और सही में दिलचस्प होगा। देखिए, हम दिलचस्प क्यों कह रहे हैं इसको भी समझिए। देखिए, एकदम कटु सत्य, नीतीश कुमार अस्ताचलगामी, सूर्य की तरफ, मतलब ढलान की तरफ है उनकी सियासत, एकदम कटु सत्य है ये, ठीक है। चिराग का फनकारना, भाजपा का स्टैंड, भाजपा का मजा लेना,
ठीक है। और अपने आप को स्टैंड करने का प्रयास कर। हाँ, स्टैंड करना मजा है अभी भाजपा का, ठीक है। और मांझी का अट्टहास, ठीक है। और इधर चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सब चीज़ों की अगर राजनीति को आप गौर से देखिएगा, तो क्या सपने, हाँ, तेजस्वी यादव के सपने, युवा सपने, अगर आप ये इन सब चीज़ों को देखिएगा तो एकदम लग जाएगा कि बिहार में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है चुनाव में। बहुत, मतलब आप और हम जो अनुमान अभी नहीं लगा रहे होंगे, उस तरह की चीज़ें हो सकती है। और उस तरह का चेहरा, हम कह रहे हैं कि उस तरह का चेहरा जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उस तरह का कुछ नया चेहरा आपको हो सकता है राजनीति में दिखेगा। तो दिलचस्पी होगा ना, ये बहुत बड़ा कुछ होगा, क्योंकि बिहार जिस मुहाने पर है और इस प्रकार बिहार की राजनीति जा रही है, हमारी भी नजरें, एक पत्रकार के तरफ से हमारी भी एक्टिविटी बढ़ी हुई है, चाहे फील्ड हो चाहे ऑफिस हो, हर जगह से हम हर अपडेट्स आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर चश्मे से आपको बिहार के राजनीति के अपडेट्स दिखाते रहेंगे, हर नजरिए को दिखाते रहेंगे। अपने कमेंट जरूर दें, अपने जो शिकायत है, सुझाव हैं, सवाल हैं, वो सब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।